बिल्कुल स्पष्ट है। देखो, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ना अंतर तो है। दोनों की स्पीचेस अगर आप देखेंगे, राहुल गांधी की हैवी पॉलिसी स्पीचेस होती हैं, लेकिन वही प्रियंका गांधी वाड्रा अपने ना इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, वहां के लोकल लैंग्वेज को पकड़ती हैं। तो ये स्पीचेस में तो अंतर आता है। अच्छा, ये सवाल क्यों उठा? वजह यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा वो वायनाड से उपचुनाव में यानी कि बाइपोल इलेक्शन में 4,10,000 वोट से जीत गई हैं। उसके बाद ये पोस्टर दिखाई दिया, इंदिरा इज बैक। समझते हैं। फिर इस सवाल बन जाता है कि क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगी, मतलब कांग्रेस को रिवाइव कर पाएंगी? ये सवाल बन जाता है। इस पे मैं एनालिसिस करूंगा, लेकिन साथ ही ना आपको एक चीज बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में विरासत का फैसला तो हो गया है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार टाटा बाय बाय, ये भी समझाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूं कि जब आप चुनाव को देखते हैं, जब राज्य में आपकी सरकार हो और चुनाव हो, तो आपको कितना फायदा हो सकता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी देखने को मिला। चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। प्रियंका गांधी के लोकसभा पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी पर कितना असर होगा? क्या राहुल गांधी को मजबूती मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवाल है। देखो, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। इन 5 पॉइंट से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे मिलेगी। पहला, कि कांग्रेस को ना एक बहुत ही मजबूत चेहरा मिल गया है। प्रियंका गांधी की जीत से ना कांग्रेस में गांधी परिवार का जो नेतृत्व है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। इसका मतलब यह है कि पार्टी में गांधी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ने वाली है, बढ़ावा मिलेगा। प्रियंका गांधी जीत गई, अब इस परिवार के नेतृत्व में ही कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, स्वाभाविक बात है। इसके अलावा प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस में युवाओं के बीच ना एक नया उत्साह और उम्मीद दिखेगी और जग रही है। उनकी जीत से कांग्रेस को एक और युवा और प्रभावशाली नेता मिल सकता है, जो पार्टी की आगामी चुनावों में उनको एक चेहरा दिखाई देगा, नेतृत्व मिलेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का जो चेहरा है वो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दे सकता है। वह एक तरह से आपातकालीन विकल्प के लिए उभर सकती है, जिसमें कांग्रेस की स्थिति को सुधारने की उम्मीद है। मुस्लिम वोट बैंक को भी एक संदेश जा चुका है। प्रियंका गांधी की जीत से ना कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक में भी एक पॉजिटिव मैसेज गया है। प्रियंका गांधी अपनी राजनीति में अलग अलग समुदाय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था उन्होंने। उनकी जीत ये संदेश ये दे रही है कि कांग्रेस विभिन्न समाजों और धर्मों की रक्षा करने वाली पार्टी है, खास करके मुसलमानों के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि वायनाड का जो सीट है वो ऐसे क्षेत्र में है जहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है, तादाद है। ऐसे में प्रियंका गांधी की जीत से कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन मिल सकता है, जो भाजपा और अन्य दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं उसके खिलाफ एक संतुलन बनाया जा सकता है। इसके अलावा प्रियंका की जीत से यह भी संदेश जा सकता है कि कांग्रेस धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के खिलाफ खड़ी है और वो एक ऐसी पार्टी है जो सभी समुदाय, धर्म, पंथ सबको समान रूप से देखती है। एक ये मैसेजिंग बन जाएगी। प्रियंका गांधी वाड्रा का साउथ से जीतना मतलब यह है कि दक्षिण से ना एक बड़ा चेहरा भी मिल गया कांग्रेस के लिए। देखिए, अब तक तो ये निर्भर सिर्फ राहुल गांधी पे थे, लेकिन प्रियंका गांधी का जीत से ना दक्षिण में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत हुई है और वो स्थापित भी होगी, देखना आगे चल के। दक्षिण भारत में कांग्रेस को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी और प्रियंका गांधी का उभरना पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। प्रियंका गांधी की जीत से कांग्रेस को केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने का मौका मिलेगा, जहां पार्टी की गतिविधियों और नेतृत्व पर ध्यान दिया जा सकता है। अब जो वैक्यूम क्रिएट हो सकता था वो वैक्यूम अब क्रिएट नहीं होगा, है ना। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी चले जाएंगे तो वायनाड के लोग गुस्सा हो जाएंगे, तो अच्छा मास्टर स्ट्रोक इन लोगों ने खेला, एक कारगर साबित होने वाला है। चौथी चीज जो सबसे बड़ी होने वाली है वो ये है कि प्रियंका गांधी की जीत से कांग्रेस में गांधी परिवार की अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी, जो पार्टी के लिए एक बड़ा फायदेमंद कदम साबित होगा। गांधी परिवार का कांग्रेस में एक खास पहचान और एक आभा मंडल है जो पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाता है। अगर प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय होती हैं और अब तो वो वायनाड जैसा चुनाव वो जीत गई हैं, तो इससे ना गांधी परिवार का ये आभा मंडल और भी मजबूत हो गया। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को लोगों के बीच एक मजबूत पहचान और विश्वास मिल रहा है, जो पार्टी के लिए चुनावी दृष्टिकोण से काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा फायदेमंद साबित हो रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का जीतना। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस का जो भविष्य है ना, वो अक्सर संदेह के घेरे में रहता है। प्रियंका
प्रियंका की जीत से यह बिल्कुल साफ हो सकता है कि पार्टी को गांधी परिवार से अलग किए बिना सशक्त नेतृत्व और चुनावी सफलता की उम्मीद बनी रहती है। इसके अलावा प्रियंका गांधी का चेहरा कांग्रेस के लिए एक ब्रांड बन सकता है जो पार्टी को संदेश को प्रभावी ढंग से देश भर में प्रचारित कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा और अन्य दल कांग्रेस का विकल्प नहीं होने के कारण हावी हुए थे। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। लास्ट अगर बात करूं तो यह है कि प्रियंका गांधी की जीत से ना कांग्रेस के जो अंदरूनी समीकरण है उसमें बहुत अच्छा बदलाव और प्रभाव होगा। प्रियंका की जीत पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं का उत्साह वर्धन तो करेगी, जिससे संगठनात्मक जो रूप से ना कांग्रेस का एक ताकत मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो यह कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी की जीत से कांग्रेस का जो नेतृत्व है ना उसके लिए एक नई ऊर्जा मिलेगी, कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक उमंग और जोश देखने को मिलेगा और चुनाव पे इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रियंका गांधी की जीत से कांग्रेस को उन मतदाताओं को ना फिर से एक विश्वास पैदा होगा उनके अंदर, जिन्होंने पिछले कुछ चुनावों में भाजपा को प्राथमिकता दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ ये सब जो सोशल मीडिया ने जो ब्रेन वॉश किया था। तो एक ये भी पॉजिटिव पॉइंट होने जा रहा है। संसद में भाई बहन दोनों बैठेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि परिवार के 9वें सदस्य के तौर पर प्रियंका गांधी एंट्री ले रही हैं। देखिए, प्रियंका अपने परिवार से राजनीति में आधिकारिक तौर पर प्रवेश करने वाली 9वें सदस्य हैं। उनसे पहले गांधी परिवार में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी राजनीति में एंट्री ले रही हैं। ये ले चुके हैं, वो 9वीं सदस्य होंगी जो एंट्री ले रही हैं। दादी इंदिरा गांधी, माताजी सोनिया गांधी, चाची मेनका गांधी, पूरा परिवार है राजनीति में, देश की सेवा कर रहा है। चलिए, एक तो प्रियंका गांधी वाड्रा का चैप्टर ये हो गया। अब मैं आपको बताऊं सरकार में होने का फायदा क्या होता है जब चुनाव होता है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह सत्तारूढ़ पार्टियां चुनाव जीती हैं। इससे पहले हरियाणा में भी सत्तारूढ़ भाजपा ने जीत हासिल की थी। इसका मतलब यह हो जाता है कि जो सरकार में सत्ता में रहता है वह अगर ढंग से चीजों को हैंडल कर सके तो अपने पक्ष में माहौल बना सकता है और चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत सकता है। भाजपा को इस बात का अंदाजा रहा होगा, तभी उसने किस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उससे पहले शिवसेना को तोड़ा, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनाई और बाद में एनसीपी को तोड़ करके अजीत पवार को भी उप मुख्यमंत्री बना दिया। सरकार में होने का फायदा उनको यह मिल जाता है कि उनको ढेर सारी लोक लुभावन घोषणाएं करने को मिली, फ्रीबीज, लोगों के खातों में सीधे पैसे डालने का शुरू किया, डायरेक्ट फंड ट्रांसफर, और प्रशासन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया। उसकी लड़ाई बहन योजना हो या फिर लाडला भाई योजना हो, दोनों का लाभ उसको मिला। अगर वहां उद्धव ठाकरे की सरकार होती तो ये काम वो सरकार करती। इसी तरह से अगर आप झारखंड की तरफ चलो तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने सरकार में होने का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं होने दी। हेमंत की सरकार ने चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना शुरू कर दी, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1100 रुपए भेजने की शुरुआत की। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने बिजली के बिल माफ कर दिए। हेमंत सोरेन हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ राहत देने वाली योजनाएं चलाते रहे। प्रशासन का लाभ हेमंत सोरेन को मिलता रहा। उनकी तमाम योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में भी प्रशासन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भाजपा की प्रचार की गलतियां और रणनीतिक भूल का भी मामला अपनी जगह है, लेकिन हेमंत सोरेन की जीत में सबसे बड़ा योगदान उनकी लोक लुभावन जो योजनाएं ना वो रहा है। महाराष्ट्र में विरासत का फैसला हुआ है, ये बात खत्म। अगली बात मैं बताता हूं कि महाराष्ट्र में विरासत का फैसला हो गया। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने क्या विरासत का फैसला कर दिया? क्या बाला साहब ठाकरे के विरासत के असली वारिस एकनाथ शिंदे हैं या फिर शरद पवार जो राजनीति शुरू की थी उसके असली वारिस या अजीत पवार? विधानसभा चुनाव के नतीजे में से कम अभी तक के लिए यह विवाद तो खत्म होता दिख रहा है कि असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने असली शिवसेना किसको माना? एकनाथ शिंदे के गुट को, उनकी पार्टी को माना, और असली एनसीपी यानी कि मराठा राजनीति करने वाले अजीत पवार को माना। अब देखिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस को जो झटका लगा है वह अपनी जगह है। कांग्रेस को झटका खाने की आदत है, वो आदत थी लग गई है उसको, और उसको रिएक्ट करना है नहीं करना है वो समझती है। लेकिन ये इन लोगों के लिए बहुत तगड़ा झटका है। कुछ दिन पहले ही उसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में झटका लगा था कांग्रेस को। उसके नेता इसमें सांत्वना खो सकते हैं कि झारखंड में ठीक ठाक प्रदर्शन हो तो गया और फिर सरकार में रहने का भी मौका मिल गया, लेकिन उद्धव ठाकरे क्या मौका देखेंगे? सबसे बड़ा झटका तो उनके लिए है क्योंकि उनके हाथ में से अपने पिताजी यानी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत फिसल गई। जो काम राज ठाकरे नहीं कर सके वह काम एकनाथ शिंदे कर गए। भारतीय राजनीति में आमतौर पर देखा गया है कि परिवार की विरासत परिवार में ही रहती है। हाँ, आंध्र प्रदेश में भी
एनटी रामा राव की विरासत उनके बेटे को नहीं मिली तो उनके दामाद के हाथ में चली गई। ऐसा शायद कहीं नहीं हुआ होगा कि परिवार की विरासत बाहर के किसी व्यक्ति के हाथ में चली जाए, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा होता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव में उसने निर्णायक रूप से उद्धव ठाकरे की पार्टी को हरा दिया। कांग्रेस के साथ जाने से उद्धव ठाकरे के बारे में एक मैसेज बन जाता है कि बाला साहब ठाकरे के रास्ते से उद्धव ठाकरे हट चुके हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अब यह बात शिव सैनिकों में बात अपील कर गई, वे औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो गए। अभी सवाल यह है कि क्या अब कांग्रेस से अलग होकर के पुरानी बाला साहब ठाकरे वाली रणनीति करेंगे या फिर जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलते रहेंगे। अब शरद पवार की बात, रिटायरमेंट का वक्त है और इतना बड़ा झटका उनको मिल गया। शरद पवार के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल इसलिए हुई है क्योंकि वो उनका आखिरी चुनाव का भावनात्मक दाव भी कामयाब नहीं हुआ कि मेरा आखिरी चुनाव है। अजीत पवार ने निर्णायक जीत हासिल की है, उनकी पार्टी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, उनके गुट ने, और वो खुद भी बारामती सीट पर बहुत बड़े अंदर से चुनाव जीते हैं। हालांकि उनका भी मुख्यमंत्री बनने का भी सपना अधूरा ही रह गया। समझिए, इस बार फिर से वो उप मुख्यमंत्री ही बन पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल तय हो गया है कि मराठा राजनीति का चेहरा अब अजीत पवार है। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होने जा रहा है कि इसके बाद परिवार की एकजुटता बनती है या नहीं। अब परिवार की एकजुटता बनाने का मतलब है कि शरद पवार का परिवार अजीत पवार को नेता स्वीकार कर ले। प्रभु आइए, या सुप्रिया सुले, रोहित पवार, योगेंद्र पवार आदि सब उनके साथ जाएं। माना यह जा रहा है कि अभी तो ये नहीं होगा, लेकिन अगले चुनाव से पहले अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा के साथ भाजपा से अलग हो सकते हैं, तो उस समय परिवार के साथ आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले शरद पवार की जो विरासत है अजीत पवार को मिलती हुई दिखाई दे रही है, अभी तक के आंकड़ों के अनुसार और माहौल के अनुसार। वैसे क्या अजीत पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं? कौन सा समीकरण होंगे तब वो बन सकते हैं या नहीं बनना चाहिए या बनना चाहिए? तो ये कमेंट सेक्शन बताना कि आपका क्या सोचना है। मैं भी कमेंट पढ़ रहा हूँ लगातार आप लोगों के। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यदेव जयते, नमस्कार।